effect. Yes, the photoelectric effect is a process in which an electron is emitted from the surface of a metal. Okay, I am having a surface of a metal from which an electron is emitted due to the incident light or radiation. When an external radiation is incident on a metal surface, and if this radiation is capable of removing an electron from it, then this emission is called as nothing but your photoelectric effect, and the electron so emitted is called as a photoelectron. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now, sir, what are the conditions? See, every radiation has got small packets of energy in it. We will call it as nothing but your photons. We will call it as nothing but photons. तो अब हम लोगों को तीन कंडीशंस याद रखना है. क्या है वो कंडीशंस? सर, इलेक्ट्रॉन अगर एटम के अंदर प्रेजेंट है, अगर एटम के अंदर प्रेजेंट है, मतलब उसका एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव होगा. इलेक्ट्रॉन अगर जस्ट आउट ऑफ एटम, जस्ट आउट ऑफ एटम है एंड रेस्ट पे है, तो उसका एनर्जी होगा 0. एंड इलेक्ट्रॉन अगर आउट ऑफ एटम है एंड मूव कर रहा है, देन उसका एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव. क्या ये तीनों बात याद रहेगा हम लोगों को? सर, हाँ बोलो बेटा. यस सर बोले. ठीक. सो think about this. Until and unless an electron is present inside an atom, its energy is going to be negative. Sir, once its energy becomes 0, means बाहर से हम लोगों ने external radiations दिया and energy receive करके उसका energy अगर 0 हो जाता है, that means it has come just out of the atom, और उसका energy जो है वो 0 हो जाता है. and अगर वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ है और वो मूव कर रहा है, मतलब वो एटम के बाहर है और वो मूव कर रहा है विद सम एनर्जी, दैट इज पॉजिटिव एनर्जी. चलिए, तो सर ये तो हो गया हम लोगों का बेसिक डेफिनेशंस कि ओके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है, रेडिएशंस में जो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जीज होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहने से उसका कंडीशन क्या क्या है, मतलब उसका एनर्जी का कंडीशंस क्या क्या है. अब इसको रिलेट करके मैंने एक इक्वेशन दिया. ओके, सो क्या इक्वेशन दिया बेटा? मैंने बताया रेडिएशन जो भी एनर्जी देता है, सो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन विल बी इक्वल टू नथिंग बट एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इसको फिर से एक बार देख लेते हैं अच्छे से. एनर्जी ऑफ रेडिएशन मतलब जो भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, इसका सम लैम्डा है. सब फॉर एग्जांपल हम लोगों को इस वेव का लैम्डा दे दिया हुआ है, तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? वेवलेंथ वंस पता है, मतलब एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज नथिंग बट h c by lambda, where h is Planck's constant, c is speed of light. नहीं, तुमको h c by lambda नहीं दिया हुआ है, तुमको फ्रीक्वेंसी न्यू दिया हुआ है, तो h into न्यू is nothing but your energy of the radiation. ठीक है, चलिए, तो हमें पता चल गया सर लैम्डा नहीं तो म्यू पता होगा तो रेडिएशन की एनर्जी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं. अब आता है नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन? अच्छे से समझिए सर. इफ आई एम हैविंग अ न्यूक्लियस and there is an electron somewhere in the second Bohr orbit, और ये थर्ड है और ये बाहर लास्ट ऑर्बिट है, से फॉर एग्जांपल ये है आउटसाइड, आउट ऑफ द एटम. नाउ द इलेक्ट्रॉन इज हैविंग एन एनर्जी ऑफ -2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके जस्ट नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में एनर्जी हो जाता है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब दो केसेस हम लोग देखते हैं.
ओके, दो केसेस हम लोग देखेंगे। पहला केस क्या है, से फॉर एग्जांपल द रेडिएशन विच इज इंसिडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन इज हैविंग एग्जैक्टली प्लस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, ध्यान से देखिए, इफ द इनकमिंग रेडिएशन इज हैविंग एग्जैक्टली 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन ये 2.5 को एक्सेप्ट कर लेगा, तो टोटल एनर्जी ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, प्लस 2.5 माइनस 2.5 इज इक्वल्स टू 0। तो बताओ मुझे, अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 हो जाता है तो एग्जैक्टली वो कहां जाएगा? सर नेक्स्ट ऑर्बिट में। जीरो हो जाने से कहां जाएगा? Whenever the energy of an electron is zero, that means it will come just out of the atom, वो एटम से बाहर आ जाएगा, ओके, बट रेस्ट पे रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अभिषेक और समझ में आया? हाँ सर। यस सर। नो सर बोला, अभिषेक नहीं आया समझ में? हाँ बोला सर। हाँ बोले, ओके। और समझ में आया? यस सर। ओके फाइन। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। मैं अभी कंडीशन को चेंज करके मैं क्या कर रहा हूं, प्लस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह पे प्लस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे। अब देखते हैं क्या होगा। सर प्लस 1.5 माइनस 2.5, इलेक्ट्रॉन के पास अभी भी एनर्जी कितना बचा हुआ है, माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एनर्जी कहां जाए, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा सर? इलेक्ट्रॉन विल सिंपली जंप टू द नेक्स्ट ऑर्बिट, बिकॉज नेक्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना है, माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अच्छे से सोचिए, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैज कम टू बी माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्लियर मीनिंग क्या है, दैट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम, द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम। ओके, सो this is what your photoelectric effect and its application is। तो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को ये देखना है। तो एक क्वेश्चन देता हूं ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए इस फॉर्मूला को यूज करने का, ठीक है? चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। If a photoelectron with kinetic energy, if a photoelectron with kinetic energy 20 joules is emitted when a metal is incident upon by, say for example, 300 joules of energy radiation, find ionization energy of the electron। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी का दूसरा वर्ड यहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज आल्सो नथिंग बट योर आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा बताइए आप लोग। सर 280 joules। 280 joules। क्या सबका ये आया? हाँ सर। ओके, तो कैसे पता चला हम लोगों को 280 joules? सिंपली फ्रॉम द इक्वेशन।
तो इक्वेशन में क्लियरली हम लोगों को पता है एनर्जी ऑफ द रेडिएशन हम लोगों को दे दिया है 300 joules which is equals to एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन जो कि हमें पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन ये हमें पूछ रहा है, प्लस काइनेटिक एनर्जी दे दिया है 20 joules। सो ऑब्वियस सा बात है दैट एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल्स टू नथिंग बट 280 joules। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ओके नाउ अगर हम लोगों को पूछा इसी क्वेश्चन में, अगर हम लोगों को वो पूछता कैलकुलेट द एनर्जी possessed by the इलेक्ट्रॉन। ओके हम लोगों ने कैलकुलेट किया आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये पूछ रहा है हम लोगों को व्हाट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी था। तो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को सर द एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट नेगेटिव एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट योर नेगेटिव एनर्जी। तो देखते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू minus of energy possessed by electron, energy of electron inside an atom, inside an atom। okay तो energy of an electron is equals to okay minus of ionization energy। तो energy of electron is equals to minus of ionization energy। तो अभी अभी ionization energy हम लोगों को आया 280, तो energy of electron is equals to minus 280। ये बात समझ में आया? कभी भी यही होगा आप लोगों का, आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू नथिंग बट नेगेटिव ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द एटम इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बीच में ये रिलेशनशिप है। क्या ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। अगर मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया तुम लोगों को, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। देखिए अगर किसी ने मुझे दिया फाइंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन present in fourth Bohr orbit of helium plus ion, बताइए तो कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा। किसी ने किया कैलकुलेट?
क्या है रे फॉर्मूला एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अगर मैं पता कर लूंगा, नेगेटिव ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट आयनाइजेशन एनर्जी, अभी अभी बताया मैंने। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? -13.6 into z²/n²। बोलो बेटा। Sir, 0.545 into 10 to the power minus 18 आता है। फिर से बताओ। Sir, 0.545 into 10 to the power minus 18 joules आ रहा है। -18 जूल्स। अच्छा तुम जूल्स में सॉल्व किए, ठीक है, तो हम लोग भी जूल्स में सॉल्व करते हैं। मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताने वाला था, कोई बात नहीं। -2.18 into 10 to the power of -18 into z²/n²। हीलियम है तो z कितना है? 2, 2 स्क्वायर कितना? 4, n स्क्वायर 4, फोर्थ बोर ऑर्बिट है तो 4 का स्क्वायर कितना? 16, तो 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा -0.45 जा 20, okay, 4 4 जा 16, okay, and again we are left 4 5 जा 20 into 10 to the power of -18 joules। तो ये था इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। तो हमें क्या पता है? आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज नथिंग बट प्लस 0.545 into 10 to the power -18। कितने लोगों को समझ में आया? आया सर समझ में। आया सर। Okay, very good। So this is how we are going to solve it। तो कभी भी ना आयनाइजेशन एनर्जी पूछा तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत ही आसान है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो अब इससे आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा सर, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एनर्जी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ओके, वो इलेक्ट्रॉन या तो हायर ऑर्बिट में जंप कर सकता है, या तो कंप्लीटली एटम से बाहर जा सकता है, एटम से बाहर जाने के बाद रेस्ट पे भी रह सकता है, या फिर एटम से बाहर जाने के बाद मूव भी कर सकता है। ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी पे डिपेंड करेगा। लार्जर एनर्जी अगर इंसिडेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो बाहर जाके कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ भी मूव करेगा। अगर एग्जैक्टली आयनाइजेशन एनर्जी के इतना वैल्यू अगर इंसिडेंट कर रहा है तो वो बाहर निकल जाएगा लेकिन जीरो पे रहेगा, नहीं उतना एनर्जी नहीं सफिशिएंटली मिल रहा है, उससे थोड़ा कम एनर्जी मिल रहा है, तो हो सकता है उसको इतना एनर्जी मिले नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप करे, तो वो नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये अभी जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सब कुछ क्या है सर? एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ये सब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अंडर दैट we are seeing our second application। पहला application था photoelectric effect। Bohr's model of atom was very much capable of explaining photoelectric effect, and as well as it is capable of explaining hydrogen spectrum। तो देखते हैं क्या है hydrogen spectrum। Just have a closer look। देखिए, say for example I am having a bulb, and it is filled with hydrogen gas। Now what we will do is we will try to give energy to this bulb for few nanoseconds। That means for a very small amount of time we are going to pass electricity through this bulb। See, there is a reason for this। हमें पता है that hydrogen is a highly inflammable substance, that means it can catch fire very easily। So that is why what we are trying to do is we are trying to give a silent electrical discharge for a very short span of time, for few nanoseconds। बहुत कम टाइम के लिए हम लोग कुछ एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कुछ एनर्जी दिया, उसके बाद इस बल्ब को ले जाके हम लोग एक डार्क रूम में रखेंगे। We gave some electrical energy, we switched it off, and then we are taking it to a dark room and we are placing it। इस डार्क रूम में और कोई एनर्जी सोर्स नहीं है और कोई रेडिएशन सोर्स नहीं है, और इस डार्क रूम में मैं क्या करता हूं, एक फोटोग्राफिक प्लेट लग देता हूं इस हाइड्रोजन बल्ब के सामने,
हम लोग क्या कर देते हैं, एक फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं। ओके, सो फोटोग्राफिक प्लेट रखने से क्या होगा बताओ, इन ए डार्क रूम जहां पे कोई भी एनर्जी रेडिएशंस नहीं है, क्या मेरा फोटोग्राफिक प्लेट एक्सपोज होगा, क्या इसमें कोई इमेज बनेगा, जरा बताओ मुझे। In the absence of any external radiations or any external energy source, कभी भी एक फोटोग्राफिक प्लेट जो है क्या वो एक्सपोज हो सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है। No, sir. नहीं हो सकता। तो फोटोग्राफिक प्लेट मतलब क्या आप लोगों ने वो पुराना क्या आप लोगों ने वो पुराना कैमरास देखा है जिसमें हम लोग रील डालते हैं, हाँ, sir. तो उसी रील को हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने एक फोटोग्राफिक प्लेट को एक डार्क रूम में रखा और मैंने एक बल्ब को ले आया, वो बल्ब के अंदर हाइड्रोजन फील्ड था, थोड़ी देर के लिए उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्विच ऑन किया था और एंड देन स्विच ऑफ कर दिया। तो उस बल्ब को अगर मैं इस डार्क रूम में लाता हूं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें कोई भी इमेज नहीं बनना चाहिए, उस फोटोग्राफिक प्लेट में कोई एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। बट हुआ क्या है पता है आप लोगों को, हम लोगों को देखने को मिलता है जब इस डार्क रूम से हम ये फोटोग्राफिक प्लेट को निकालते हैं कुछ देर बाद, तो हम लोगों को पता चलता है कि इस डार्क फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक्सपोजर हुआ है। और वो भी कैसे हुआ है सर, ध्यान से देखिए, ऐसे कुछ डिस्क्रीट लाइंस, फिर गैप, फिर ऐसे डिस्क्रीट लाइंस, फिर गैप, फिर ऐसे डिस्क्रीट लाइंस, फिर गैप और फिर ऐसे डिस्क्रीट लाइंस, इस तरह का एक्सपोजर हुआ था। ध्यान से देखिएगा। सो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक्सपोजर हुआ और वो कैसे हुआ, ऐसा कुछ डिस्क्रीट लाइंस एंड देन गैप एंड देन डिस्क्रीट लाइंस एंड देन गैप, ऐसा एक्सपोजर हुआ। तो अब हम लोगों को एक्सप्लेन करना है सर ये कैसे हुआ। क्या कोई आइडिया है सर क्या हुआ होगा? किसी को कोई आइडिया नहीं? चलिए देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या होगा। आप लोग देखिए, ध्यान से देखेंगे हम। देखो, से फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, ओके ओके, ध्यान से देखिए। मैं इसको जूम करने की कोशिश कर रहा था, एक्चुअली नहीं हुआ। ओके, तो से फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इसको इरेज कर देता हूं, फिर से बनाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, जो हाइड्रोजन बल्ब मैंने लिया, तो इसमें गौर से देखिए, देर आर फ्यू एटम्स विच आर वेरी क्लोज टू द फिलामेंट and there are few hydrogen atoms which are away from the filament. Now do you agree with this? There are few hydrogen atoms which are very close to the filament and there are few hydrogen atoms which are away. तो जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, the electrons inside the atom which are very close to the filament,
जो एटम्स फिलामेंट के एकदम क्लोज में है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑब्वियस है कि ज्यादा एनर्जी रिसीव करेंगे एज कॉम्पेयर टू द एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन एटम में जो कि फिलामेंट से बहुत ज्यादा दूर हैं। उनके कंपेयर में ये लोग ज्यादा एनर्जी रिसीव करेंगे। एग्री करते हो कि नहीं? हाँ सर। इमेजिन करो सर ऐसा कि आपके टीचर ने जो है ना एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स ओपन करके दे दिया, बोला कि जिसको जितना चाहिए ले लो, और सर खड़े हैं एकदम फर्स्ट बेंच के साइड में। तो क्या होगा? द फर्स्ट बेंच स्टूडेंट्स विल हैव अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, मतलब वो ज्यादा ले सकते हैं और जल्दी ले सकते हैं एज कॉम्पेयर टू अ स्टूडेंट हु इज सिटिंग इन द लास्ट बेंच। उसको पहले वहां से उठ के फर्स्ट बेंच तक आना है, उसके बाद रिसीव करना है तुम्हारा चॉकलेट्स को। तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, द एटम्स विच आर वेरी क्लोज, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत जल्दी और ज्यादा एनर्जी रिसीव करेंगे एज कॉम्पेयर टू द एलिमेंट्स जो कि बहुत दूर है तुम्हारा गिवन फिलामेंट से। ये पॉइंट अगर समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा। आया सर समझ में। ओके, तो इससे क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। whenever a given electron receives energy, okay, it cannot stay in the same orbit. say for example इसने थोड़ा सा एनर्जी रिसीव किया ताकि वो फोर्थ ऑर्बिट तक जंप कर सके, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा? यहां से जंप करके फोर्थ ऑर्बिट में चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसको ना बस इतना एनर्जी मिला कि वो बस सेकेंड ऑर्बिट को ही जंप कर सकता है, तो वो क्या करेगा? सेकेंड ऑर्बिट को ही जंप करेगा। एक एलिमेंट को इतना एनर्जी मिला कि वो सिर्फ थर्ड ऑर्बिट को जंप कर सकता है, तो वो क्या करेगा? थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा। सो दैट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन ने कितना कितना एनर्जी रिसीव किया, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हायर हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है। तो हमें ये समझ में आया सर, जब मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया मेरे हाइड्रोजन बल्ब को, इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग रेडिएशन का एनर्जी रिसीव करके अलग अलग हायर स्टेट्स में जंप किया है। ये हायर स्टेट्स जहां पे ये जंप करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो। से फॉर एग्जाम्पल प्रियंका को ना क्या हुआ, उनके पापा ने एक 3 लाख रुपीस दे दिया और बोला कि चलो जाओ प्रियंका, तुम ना आराम से घूम फिर के आओ, एक वेकेशन मना के आओ। नाउ इफ शी इज रिसीविंग 3 लाख रुपीस, शी कैन गो फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिप। से फॉर एग्जाम्पल वो अब्रॉड जाके आ जाएगी कहीं दूर, ओके, मालदीव्स चली जाएगी या फिर दुबई चली जाएगी, 2-3 दिन 4 दिन घूम के वो आ जाएगी वहां से। नाउ से फॉर एग्जाम्पल किसी और स्टूडेंट के पापा ने ना क्या बोले, नहीं लो ये लो 50,000 रुपीज, तुम जाके घूम के आ जाओ, हैव अ वेकेशन। ना 50,000 के अकॉर्डिंग वो इंडिया में ही कोई एक राजस्थान हो या गोवा हो या फिर शिमला हो, दार्जिलिंग हो, कोई एक जगह पे जाके घूम के आ सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच मनी यू आर रिसीविंग, तुम अपने वेकेशन ट्रिप प्लान करते हो। और उसके बाद सोचो, से फॉर एग्जाम्पल प्रियंका चली गई स्विट्जरलैंड, अब वहां पे उसको बहुत अच्छा लगने लगा, नो मुझे स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहीं पे रह जाऊंगा। नहीं रह सकती है, ओके। आफ्टर सम टाइम, से फॉर स्टेइंग फॉर 10 days 12 days 15 days, शी हैज टू कम बैक। उसका वीजा एक्सपायर कर जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटली शी हैज टू कम बैक टू हर ओन हाउस। इन द सेम वे, जो मेरे पास एक न्यूक्लियस और मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है एक एटम के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से, मतलब जिस जहां पे जो जगह पे इलेक्ट्रॉन को रहना चाहिए, वहां से जो भी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है, वहां पे कुछ रिवोल्यूशंस करने के बाद उसे वापस आना पड़ेगा। बिकॉज क्या आप लोगों ने कभी भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे देखा है? KLMN 000N1, कभी आप लोगों ने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है? नो सर। नहीं देखा है, क्योंकि कभी भी एक इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं रहता, तो वो कुछ देर के लिए हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा लेकिन उसे वापस आना पड़ेगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, हायर एक्साइटेड स्टेट को जाने के लिए इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को रिसीव किया, तो हायर एक्साइटेड स्टेट से वापस आने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा?
हायर एक्साइटेड स्टेट जाने के लिए इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को रिसीव किया। हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट आने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? सर एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। एनर्जी लूज करना पड़ेगा, बहुत अच्छा बात है, एनर्जी लूज करना पड़ेगा। और वो किस फॉर्म में एनर्जी को लूज करेगा? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशंस। ओके, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लाइट रेडिएशंस एमिट करके वापस आ जाएगा अपने ग्राउंड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन अपना रेडिएशन एमिट करके एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और वो वापस आ जाएगा अपना ग्राउंड स्टेट में। तो अब आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा कि सर वो डार्क रूम में कोई एनर्जी सोर्स नहीं था, फिर भी मेरा फोटोग्राफिक प्लेट एक्सपोज कैसे हुआ? फोटोग्राफिक प्लेट इसीलिए एक्सपोज हुआ सर क्योंकि आपने जो हाइड्रोजन बल्ब लाया था, दो यहाँ पे अभी आप लोग को एनर्जी मीन्स इसको दे नहीं रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स इसमें डी एक्साइट होना स्टार्ट हो गया, और वो क्या करना स्टार्ट कर दिया? वो लोग रेडिएशंस एमिट करना स्टार्ट कर दिया। उन रेडिएशंस के वजह से, दो ये डार्क रूम था, उन रेडिएशन के वजह से फोटोग्राफिक प्लेट एक्सपोज हुआ और आप लोगों को इस टाइप का एक इमेज दिखा। क्या हम लोगों को ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब सर व्हाई एग्जैक्टली एक्सपोजर ऐसे ये डिस्क्रीट लाइंस के हिसाब से हुआ, इसके पीछे लॉजिक क्या है? ओके सर, एक्सपोजर तो जैसे भी हो सकता था, एक्सपोजर एक फोटोग्राफिक प्लेट में ऐसे रैंडमली कहीं 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 डॉट 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 आ जाता या कुछ भी हो जाता, बट यहां पे इस तरह का एक स्पेसिफिक डिस्क्रीट लाइंस एक्सपोजर क्यों हुआ है? तो अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों को पता है दैट इस हाइड्रोजन एटम्स, जो इस हाइड्रोजन बल्ब में हाइड्रोजन है, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, राइट? और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है अलग अलग एनर्जी लेवल में एक्साइट हुए हैं। कोई फिलामेंट के एकदम नजदीक था, सो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो गया था, बहुत हायर लेवल पे जंप किया होगा। कोई फिलामेंट से दूर होगा तो बहुत कम एनर्जी रिसीव किया, तो सिर्फ सेकेंड ऑर्बिट में ही जंप किया होगा। तो ऑब्वियस सा बात है, इलेक्ट्रॉन्स आर हैव जंप्ड टू डिफरेंट डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स इन दिस सैंपल। तो अब आते हैं असली बात पे। याद करो कोरोना से पहले का वो दिन जब हम लोग आराम से ट्यूशन पढ़ने जाते थे या फिर स्कूल जाते थे। से फॉर एग्जांपल ये मेरा स्कूल है, ओके, या फिर कोई ट्यूशन है, राइट? बच्चे ने स्कूल गया तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल जाते हैं और स्कूल से सीधा घर आते हैं। कुछ बच्चे कैसे होते हैं सर? ओके, ये जाते हैं स्कूल है, वहां से अपने दोस्त रिटर्न आते वक्त लेकिन अपने दोस्त के घर जाएंगे, दोस्त से मिलके कुछ खाने जाएंगे, फिर थोड़ा सा स्टेडियम जाके खेलने खेलने चले जाएंगे, थोड़ा खेल लेंगे, फिर वहां से थोड़ा कोरापुट पूरा घूमते हैं, कोरापुट ठीक है कि नहीं और सब कुछ सही है कि नहीं यहाँ पे, उसके बाद घर जाते हैं। यस और नो? ऑब्वियसली देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, हर किसी का अलग अलग ट्रेंड होता है। कोई जाता है स्कूल लेकिन आते वक्त एक स्नैक सेंटर में रुक के वापस आता है, तो हर एक का अलग अलग ट्रेंड होता है। इसी तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो जंप किए हैं हायर एक्साइटेड स्टेट में, हर एक इलेक्ट्रॉन सीधा सीधी ग्राउंड स्टेट में नहीं आ जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, से फॉर एग्जांपल देखो, मैं फिर से एक बार ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये मेरा न्यूक्लियस है और से फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ बोर ऑर्बिट में। तो क्या हो सकता है यहाँ पे पता है? इलेक्ट्रॉन सीधा फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट अपना ग्राउंड स्टेट सीधा आ सकता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड पहले आया, थर्ड से सेकंड आया, फिर सेकंड से फर्स्ट आया, उसके बाद मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट में आया। ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से सीधा सेकंड बोर ऑर्बिट, सेकंड बोर ऑर्बिट से फर्स्ट बोर ऑर्बिट, ऐसा भी हो सकता है फोर्थ से थर्ड और थर्ड से फर्स्ट। ऐसे इस तरह से बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं इलेक्ट्रॉन का वापस ग्राउंड स्टेट आने का। क्या ये समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। राइट, तो अब हम लोग वेरी गुड, अब हम लोग इसी चीज को समझेंगे। सर ये डिस्क्रीट लाइंस आया कैसे और इन डिस्क्रीट लाइंस का मीनिंग क्या है?
तो ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को समझने में। अब इसे समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, आप लोगों का एनर्जी शेल्स को मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। से फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा n is equals to 1, that is first cell, n is equals to 2, second cell, n is equals to 3, third cell, fourth cell, fifth cell, sixth cell। तो मेरे पास 6 सेल्स है ऐसे। हेलो, रासायनिक साइट पे से फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन आके फंस जाता है, तो उसको हम लोग एफ सेंटर बोल देते हैं, दैट्स इट। और कुछ? वो चेंज होगा, ऑप्शन चेंज होगा, बताऊंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, वो बाय मिस्टेक वो दोनों का ऑप्शन सिलेक्ट हो गया, वो दोनों चेंज होगा और मैं आज डिस्कस करूंगा उस पेपर को। ठीक है जी, ओके, ऑलराइट। तो आप देखिए, से फॉर एग्जांपल कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हायर एक्साइटेड स्टेट से नीचे आ रहे हैं। तो देखिए, तो 6th ऑर्बिट से सीधा फर्स्ट ऑर्बिट आ सकता है कोई एक ट्रांजिशन, 5th ऑर्बिट से सीधा फर्स्ट ऑर्बिट एक ट्रांजिशन हो सकता है, 4th ऑर्बिट से पूरा फर्स्ट ऑर्बिट, 3rd ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, 2nd ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये सारे ट्रांजिशंस कैसे हैं, कोई भी गिवन हायर ऑर्बिट से अगर वो सीधा फर्स्ट ऑर्बिट में आके जंप कर रहे हैं, तो इन सारे ट्रांजिशंस के बारे में हमें कुछ पता है। क्या है वो? This particular transitions were actually discovered by Lyman। और उसने क्या बताया, इसीलिए इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। दैट मीन्स आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सबसे पहला डिस्क्रीट लाइंस वाला बंडल है ऐसे, इसे हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। और ये कौन सा रीजन को बिलोंग करता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन को बिलोंग करता है। ये जो रेडिएशन के फ्रीक्वेंसीज है, ये कहाँ को बिलोंग करता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन को बिलोंग करता है। ओके, सो सर अल्ट्रा वायलेट रीजन और लाइमन सीरीज को कौन से रेडिएशंस बिलोंग करते हैं? तो हम लोग क्या बताएंगे, सर ऑल दोज रेडिएशंस जो कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट से n is equals to 1 में आके अगर गिर रहा है, दैट मींस वो सीधा सीधी आपका लाइमन सीरीज को बिलोंग कर रहा है। कितने लोगों को समझ में आया? नहीं आया किसी को समझ में? सर थोड़ा फिर से समझा दीजिए। तो मैंने बोला, अगर मेरे पास हाइड्रोजन बल्ब में बहुत सारे एटम्स हैं, है ना, तो इन सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट से अगर n is equals to 1 में आके गिरता है, कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट से 6 से 5 से 4 से 3 से 2 से, ओके, कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट से n is equals to 1 में आके वो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिट करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन सा रेडिएशन एमिट करेगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एमिट करेगा। और ये सारे रेडिएशंस जो वो एमिट करेगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज बोलेंगे। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में
द लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम में जो तुम्हारा डिस्क्रीट लाइंस बनते हैं एक्चुअली वो लाइमन सीरीज के होते हैं, और वो किसको बिलोंग करते हैं? अल्ट्रा वायलेट रीजन को बिलोंग करते हैं। मतलब उनका फ्रीक्वेंसी और उनका वेवलेंथ ये सब कौन से रीजन को बिलोंग करता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन को बिलोंग करता है। ओके, समझ में आया ये? हाँ सर। नेक्स्ट देखिए, से फॉर एग्जांपल कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन n is equals to 2 पे आके गिरता है। से फॉर एग्जांपल मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो 6 से 2 आया, 5 से 2 आया, 4 से 2 आया, 3 से 2 आया, उसके बाद 2 से 1 चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट से n is equals to 2 पे अगर आ रहा है तो ये बिलोंग करता है बामर सीरीज को। इसको हम लोग बोलते हैं बामर सीरीज। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं बामर सीरीज। और ये सारे ट्रांजिशंस का जो रेडिएशंस है इनका वेवलेंथ बिलोंग करता है आप लोगों का विजिबल रीजन में। ओके, क्योंकि इसको बामर ने डिस्कवर किया था इसीलिए हम लोग इन्हें बामर सीरीज बोलते हैं, और ये विजिबल रीजन को बिलोंग करते हैं। दैट मींस ये हमारे नेकेड आईज को ये रेडिएशंस दिख सकते हैं। नेक्स्ट, द कलर्ड रेडिएशंस। नेक्स्ट, कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट से n is equals to 3 में आके, कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट से n is equals to 3 में आके रुकता है अगर इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैस्चन सीरीज। और इन सब का एनर्जी रेडिएशन देखिए, हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन जो मैं बता रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ रीजन। मतलब इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में आते वक्त जो एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी का रेडिएशन कहाँ बिलोंग करेगा वो मैं बता। मतलब वो अल्ट्रावायलेट रीजन को बिलोंग करेगा, इंफ्रारेड में बिलोंग करेगा, कहाँ बिलोंग करेगा वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। सो नेक्स्ट देखिए, अगर कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है और वो आ रहा है n is equals to 4 पे, कोई भी हायर, देखिए मैं यहाँ पे 6 तक ही लिखा हूँ, 7 से, 8 से, 10 से, इंफिनिटी से, 1500 ऑर्बिट से, कोई भी ऑर्बिट से n is equals to 5 पे अगर आ रहा है, सॉरी n is equals to 4 पे अगर आ रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। और ये कहां को बिलोंग करता है सर? ओके, इंफ्रारेड नहीं बोला ना मैंने, पैस्चन सीरीज बिलोंग करता है इंफ्रारेड रीजन को। IR मतलब इंफ्रारेड रीजन, ब्रैकेट सीरीज बिलोंग करता है हायर इंफ्रारेड रीजन को। एंड ब्रैकेट के बाद अगर कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स आके n is equals to 5 पे अगर जंप करते हैं, ओके, तो देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया, लाइमन, बामर, पैस्चन, ब्रैकेट, फंड। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं फंड सीरीज। और याद रखना ये भी बिलोंग करता है हायर इंफ्रारेड रीजन को। ओके, तो देखिए अब ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला रीजन अल्ट्रावायलेट रीजन था, इसीलिए उसने अलग पैच ऑफ डिस्क्रीट लाइंस बताया। सेकंड हमारा विजिबल था, इसीलिए इसने एक अलग पैच बनाया तुम्हारा फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। फिर तुम्हारा इंफ्रारेड रीजन आ गया, तो इसीलिए इंफ्रारेड रीजन्स ने एक अलग पैच बनाया तुम्हारा फोटोग्राफिक प्लेट में। नेक्स्ट तुम्हारा ब्रैकेट सीरीज आया, सॉरी पैस्चन सीरीज आया, ब्रैकेट सीरीज आया, तो वो अलग अलग लाइट पैचेस बनाए। क्या अभी आप लोगों को सर मेरे ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का इमेज बना, इसमें अलग अलग पैचेस ऑफ डिस्क्रीट लाइंस क्यों है, क्या ये अभी समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके अलग अलग रीजन में आता है तो उनका रेडिएशंस का फ्रीक्वेंसीज जो है वो अलग अलग बिलोंग करता है। अल्ट्रावायलेट का अलग रीजन होता है, विजिबल का अलग फ्रीक्वेंसीज होते हैं, ओके, इंफ्रारेड, हायर इंफ्रारेड। तो इसीलिए हमारे स्पेक्ट्रम में भी ऐसे डिस्क्रीट लाइंस आते हैं, फिर गैप आता है, फिर डिस्क्रीट लाइंस, फिर गैप, ऐसे हम लोगों को एक स्पेक्ट्रम दिखा। आई होप आप लोगों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ में आया होगा। सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द इमेज,
okay, on how electrons are coming back to their ground states from their excited state. तो ये हम लोगों को एक क्लियर आइडिया और पिक्चर दे दिया कि सर inside an atom electrons are present in different energy levels, okay, and these energy levels के बीच में इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांजिशन करता है तो वो इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और अगर लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट जाना है मतलब उसको एनर्जी रिसीव करना पड़ेगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं आप लोगों को सर, as every human being is having a unique fingerprint, है कि नहीं? हर एक ह्यूमन बीइंग का फिंगरप्रिंट जो है वो काफी यूनिक होता है, yes or no sir? Yes, sir. In the same way every dog has unique nose print, हर एक कुत्ता का जो है ना नोज प्रिंट यूनिक होता है, ओके, एंड इन द सेम वे हर एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है, ओके, जस्ट लाइक आवर ओन fingerprints, every atom is having its own atomic spectra, okay, every element, every atom is having its own atomic spectrum। तो हम लोग एक एलिमेंट का एटॉमिक स्पेक्ट्रम देख के उस एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम लोग बता सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हाँ सर, आया समझ। ओके, अब हम लोग एक चीज पूछता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ बोर ऑर्बिट से फर्स्ट बोर ऑर्बिट आया, ओके, तो उसने एनर्जी रिलीज किया। अब अगर मैं पूछा आप लोगों से कितना एनर्जी रिलीज किया, क्या वो हम लोग पता कर सकते हैं? तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। एक क्लब है, अगर आपके पास एग्जैक्टली 1000 रुपीज है आप उसमें रह सकते हैं। एक और क्लब है, अगर आपके पास एग्जैक्टली 10 रुपीज है तो आप यहाँ रह सकते हैं। 10 रुपीज से कम या 10 रुपीज से ज्यादा होगा आप यहाँ नहीं रह सकते, और 1000 रुपीज से कम या 1000 रुपीज से ज्यादा होगा आप यहाँ नहीं रह सकते। अब एक बंदा 1000 रुपीज क्लब से 10 रुपीज क्लब में आना चाहता है तो उसे कितना मनी लूज करना पड़ेगा? सर कितना money? 990। हाँ, तो 990 रुपीज अगर उसने लूज कर दिया तो उसके पास एग्जैक्टली कितना आ जाएगा? 10 रुपीज आ जाएगा, तो वो वापस 10 रुपीज वाले क्लब में आ सकता है। क्या ये बात समझ में आया? हाँ सर। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन अगर सिक्स्थ बोर ऑर्बिट से फर्स्ट बोर ऑर्बिट में आना चाहता है तो उसको कितना एनर्जी लूज करना पड़ेगा? एग्जैक्टली उसको लूज करना पड़ेगा, ओके, ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली उसको लूज करना पड़ेगा एनर्जी इन द सिक्स्थ ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट। ये जितना एनर्जी होगा एग्जैक्टली उतना ही एनर्जी उसे लूज करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके सर, जितना भी एनर्जी वो लूज कर रहा है वो किस फॉर्म में लूज कर रहा है? रेडिएशन के फॉर्म में लूज कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। हम लोग स्टार्टिंग में ही बता दिए, when an electron loses energy it comes from higher orbit to lower orbit, okay, तो वो कौन सा फॉर्म में एनर्जी को लूज करेगा? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो अब मैं लिख सकता हूं सर द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन विच इज एमिटेड इज इक्वल्स टू नथिंग बट E6 माइनस E1 मैंने लिखा, यहाँ पे E6 माइनस E1 मैंने क्या लिख दिया? हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट। अब मैं इसी को जनरलाइज करके रखता हूं, N2 हायर ऑर्बिट है सोच लो, N1 लोअर ऑर्बिट है सोच लो, तो E of the radiation emitted is equals to nothing but E N2 minus E N1, energy of an electron in the N2 orbit minus energy of an electron in the N1 orbit or the energy shell। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं? Where N2 is nothing but a higher orbit and N1 is nothing but the lower orbit। अब हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। देखिए सर, तो हम लोगों को
एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज इक्वल्स टू, पता चल गया, En2 माइनस En1। चलिए, तो En2 एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द nth सेल, हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि नहीं, माइनस me⁴ बाई 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू z² बाय n² क्या लिख दूंगा, n2² लिख दूंगा। कोई प्रॉब्लम है? मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं। No, sir. माइनस En1 माइनस me⁴ बाई 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू z² बाई n1²। हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ తెలుసు సార్, చెప్పండి సార్। ओके, तो मैंने लिख दिया me⁴ बाई 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू z² बाई n1²। तो अब एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज इक्वल्स टू, क्या मैं यहां से me⁴ बाई 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू z², ये पूरा अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, -1 बाई n2², माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई n1²। क्या ये दिख रहा है? हाँ सर। अब ध्यान से देखिए, एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन का फॉर्मूला क्या है, hc बाय लैम्डा, है कि नहीं? हाँ सर। एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन का फॉर्मूला क्या है, hc बाय लैम्डा। तो me⁴ बाय 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू z² टाइम्स ये हो जाएगा 1 बाय n1² माइनस 1 बाय n2²। अब क्या करूंगा, मैं सारे कांस्टेंट्स को एक साइड ले आता हूं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरा h और c दोनों के दोनों कांस्टेंट है, इसको ना दूसरा तरफ भेज देता हूँ। लैम्डा वेरिएबल है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, तो h को इधर भेज दिया राइट साइड, तो ये हो गया h³ और एक c मल्टीप्लाई हो गया। अब ध्यान से देखिए, me⁴ बाय 8h³ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड c, ये सब का सब मिला के एक कांस्टेंट हम लोग लिखेंगे जिसे हम लोग लिखते हैं r। इसको हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, r इनटू z², where z is nothing but atomic number, इनटू 1 बाय n1² माइनस 1 बाय n2²। देखिए, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अभी अभी एक ऐसा इक्वेशन निकाला। मैं अगर बोलूंगा एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन 5th बोर ऑर्बिट से 2nd बोर ऑर्बिट जा रहा है, मतलब 5th बोर ऑर्बिट n2 5 है, 1st बोर ऑर्बिट से फॉर एग्जांपल n1 1 है। ओके, तो पुट करेंगे हाइड्रोजन एटम, अगर बोला तो z इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे और r का वैल्यू पुट करेंगे, जो एनर्जी वो एमिट करेगा उसका लैम्डा हम लोगों को पता चल जाएगा। क्या आप लोगों को ये इक्वेशन समझ में आया? हाँ सर। Yes, so this is the equation for hydrogen spectrum. This we are going to apply, इसका applications हम लोग देखने वाले हैं कल, तो ध्यान रखिए, और कल जब हम लोग मिलेंगे इसका एप्लीकेशन देखेंगे। आज आप लोग यही सेम चीज को, यही सेम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को फिर से एक बार देखेंगे। अगर कुछ डाउट होगा, रिकॉर्डेड क्लास रखा हुआ है, फिर से उसको देखिए, कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा अच्छे से देखिए, डेरिवेशन अच्छे से देखिए। कल मिलते हैं, हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे हम, ठीक है? हाँ सर। चलो बाय बाय, ओके बाय। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम, बाय।